ज्योमेट्री 3D स्टार्टिंग का फर्स्ट जो इसका टॉपिक है या फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक्चुअल में वेक्टर ही है। ठीक है, वेक्टर के सारे कंसेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई होंगे, तो मैं उसको समझाते हुए चलूंगा। उसके लिए आई थिंक यहाँ से फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, हाँ यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो उसके पहले कुछ कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई एक वेक्टर दिया, अभी कुछ नोट मत करो, अब नोट जितना किया ठीक है, बाकी ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, उससे कर लेना। मान लो आपको एक वेक्टर ए गिवन है जिसके कंपोनेंट है 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लो ये वेक्टर ए के कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ये जो नंबर दिख रहा है ना 2, 3 और 4, इन नंबर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियोज। क्या ये क्लियर हो गया? और डायरेक्शन रेशियोज को जनरली ए, बी और सी से डिनोट करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गया? अब अगर मान लो इसी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकालता हूं, यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा वैसे? रूट ओवर 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 16 29। तो ये कितना आ जाएगा? रूट 29। तो इसको रूट 29 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 2 अपॉन रूट 29 आई प्लस 3 अपॉन रूट 29 जे प्लस 4 अपॉन रूट 29 के। क्या ये समझ में आ गया? तो ये जो यूनिट वेक्टर मिला, इसमें जो आई जे के कोफिशिएंट है, इन्हें कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ गया ये चीज? तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मली जो भी वेक्टर है उनमें आई जे के कोफिशिएंट्स होंगे, और अगर उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा तो जो आई जे के कोफिशिएंट है उनको क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? डायरेक्शन कोसाइन को पीहू इधर पे ध्यान दो तुम। डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं? LMN से। और डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, बी और सी से। क्या ये चीज क्लियर? ठीक है, अब ये जो वेक्टर के लिए कंसेप्ट था वही चीज लाइन के लिए भी अप्लाई होगा। तो वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो, वही लाइन के भी है। क्या ये क्लियर? अब इसमें एक और चीज आप अगर ऑब्जर्व करोगे कि L अपॉन ए का रेशियो M अपॉन बी और N अपॉन सी, ये तीनों रेशियोज क्या होंगे? हमेशा सेम होंगे। जैसे यहां पर देख लो, 2 डिवाइडेड बाय ये कर दोगे तो कितना मिलेगा? 2 डिवाइड, या ये डिवाइडेड बाय ये कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन रूट 29। सिमिलर वे में सभी के रेशियोज यहां पर क्या आएंगे? सेम आएंगे। एक और प्रॉपर्टी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। वेक्टर में ऑलरेडी हमने इसे प्रूफ किया हुआ है। क्या ये क्लियर? और यहां पर k की वैल्यू जो सेम प्रोपोर्शन में, वो सब निकालने का तरीका बताए। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये है कि L कैसे निकाला जाता है, M कैसे, N कैसे, मतलब डायरेक्शन कोसाइन सीधा डायरेक्शन रेशियो से कैसे निकालोगे। मान लो अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना, आपको ए बी सी दिया हुआ है, LMN निकालना है, तो कैसे निकालोगे? L इज इक्वल्स टू ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए ना ये चीज? तो क्या ये पूरा कंसेप्ट क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं। एक आखिरी चीज, ये अल्फा बीटा गामा क्या है? जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उनको बोलते हैं अल्फा बीटा और गामा। क्लियर? इनको डायरेक्शन एंगल कहा जाता है। वही चीज वेक्टर में थी, वही चीज लाइन में है, बस इतना ही डिफरेंस हो गया। इस बार मैं वेक्टर की जगह क्या बोलूंगा? लाइन बोलूंगा। क्या ये क्लियर? अब दूसरा कंसेप्ट ये कि अगर मान लो कोई भी आपको लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हैं, पहला पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। सुनना ध्यान से, कोई भी लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं P और Q, मतलब उसके कोऑर्डिनेट दिए, आपको बोला जाता है कि उसका डायरेक्शन रेशियो निकालो। तो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियो, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। वो क्या हो गया? ABC की वैल्यूज हो गई। क्या ये क्लियर? और ABC निकल गया तो फिर उससे क्या मिल जाएगा? LMN। LMN जैसे ये देखो, ये वाला पार्ट क्या है? A है, समझ लो ना। ये वाला पार्ट क्या हो गया? B। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? C। और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? PQ से। तो PQ क्या होता है? रूट ओवर मैग्नीट्यूड इसका। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये एक्चुअल में क्या? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये क्लियर? तो आप क्या नोट करोगे? लिखो, अगर पिछला वाला छूट गया तो छोड़ के ये लिख लेना, डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन joining any 2 points P, और ब्रैकेट में ये लिख लेना x1 y1 z1, एंड Q ब्रैकेट में लिखना x2 y2 z2 is given by A is equals to x2 minus x1, B is equals to y2 minus y1, and C is equals to z2 minus z1. That's it. नोट कर लिया सबने? ओके, और ए बी सी मतलब डायरेक्शन रेशियो मिल गया तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल लोगे ना, LMN, वो फॉर्मूला जो पीछे हमने यूज किया सेम अप्लाई होगा। हटा दो फिर इसको मैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो पिछले बार हमने पढ़ा है कि LMN निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है। वो तरीका क्या है? अल्फा बीटा और गामा के ऊपर डिपेंड करने वाला। कौन सा होता है? L इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस बीटा, और N इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस गामा। तो याद है तो कोई बात नहीं, मत लिखो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो सीधे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पढ़ो। If a line makes angles 90 degree, 135 degree, 45 degree with x, y and z axis respectively, find the direction cosine। तो आपको क्या क्या चीजें गिवन है? अल्फा, बीटा और गामा, और क्या निकालना है? LMN। चलो फटाफट सॉल्व करो, पहले लिख लो जल्दी से। अल्फा इज इक्वल टू 90, बीटा इज इक्वल्स टू 135 और गामा इज इक्वल्स टू 45। लिख लिया सबने? फिर उसके बाद L इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस अल्फा। जल्दी जल्दी लिखना, कॉस 90 कितना होगा? कॉस 90 का वैल्यू 0। M इज इक्वल टू कॉस बीटा, कॉस 45 कितना होता है? कॉस 45 1/√2, तो ये आ गया 1/√2। और N इज इक्वल्स टू कॉस गामा, कॉस 135, किसको पता है इसका वैल्यू? बीटा 130, मैं उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली वैल्यू चेंज हो गई ना, मैंने ये उल्टा लिख दिया। बीटा की वैल्यू 135 और गामा की वैल्यू 45 है, तो ये 45 होगा और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 1/√2। और 135 कितना होगा भाई? हाँ, -1/√2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, cos 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस cos 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू -1/√2। हो गया सबका? हटा दूं मैं? तो ये डायरेक्टली 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? इसमें लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब आपको क्या निकालना है? L, M और N का वैल्यू ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इक्वल एंगल कब बनाता है? जब अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल। क्या ये क्लियर? अगर ये तीनों इक्वल मतलब क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? और अगर ये तीनों इक्वल मतलब L, M और N ये तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल। अब क्या रिलेशन होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है LMN की? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पर तीनों इक्वल है, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये आ जाएगा 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1/√3। तो यहां पर ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस +-1/√3 +-1/√3 ये हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने वेक्टर में किया है, बस यहां वेक्टर की जगह पे लाइन आ गया है। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये देख लो, बना सकते हो क्या एक बार? क्या गिवन है पहले ये बताओ पढ़ के।
डायरेक्शन रेशियोज किससे डिनोट करते हैं उसको? ABC। तो यहां पर ABC की वैल्यूज आपको गिवन है, तो लिख लो A इज इक्वल्स टू -18, B इज इक्वल्स टू 12 एंड C इज इक्वल्स टू -4। और क्या फाइंड आउट करना है यहां पर? L, M और N का वैल्यू। चलो जल्दी कैलकुलेट करो L, M, N। A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -18 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा -18 का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा -18/18 का स्क्वायर कितना होता है? 18 का स्क्वायर होता है 324। फिर उसके 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और आखिरी है 4 का स्क्वायर होता है 16। कितना आ रहा है सबका एडिशन? 480। 480 आ रखी है और कुछ आ रहा है? 480 तो नहीं आ गया यार। 484। 484 किसी का रूट होता है? नहीं, 24 का नहीं, 22 का होता है। 22 इंटू 22 करके देख लो। ठीक है, 144 होता है, 484 होता है। तो इसका रूट कितना आ जाएगा? 22। क्या ये क्लियर हो गया? तो L की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? -9/11। वैसे ही M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/22। डिवाइड करने पे कितना मिलेगा? ये 6/11। N की वैल्यू आ जाएगी -4/22। डिवाइड करने पे आ जाएगा -2/11। क्या ये क्लियर है सबको? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। तुम लोग बुक क्यों नहीं लेके आते? लक्ष्य निकालो ना साथ में, आगे बढ़ते जाओ, मतलब मेरा वेट मत करो। 24 का स्क्वायर होता है 576। हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब कोलिनियर और परपेंडिकुलर अगर किसी भी दो लाइन को प्रूफ करना है तो उसका तरीका बताता हूं, समझ लो। जैसे मान लो आपके पास ये एक लाइन है और इस लाइन के अगर आपको दो पॉइंट पता है तो दो पॉइंट से क्या निकाल सकते हो? उसका डायरेक्शन रेशियो। इसके डायरेक्शन रेशियो को मान लेते हैं A1, B1 और C1 है, और ये दूसरी लाइन उसके डायरेक्शन रेशियो को मान लेते हैं, वो आ रहे दो पॉइंट उसके भी गिवन है, और वो है A2, B2 और C2। अब अगर आपको ये चेक करना है कि दोनों पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर वाली ही कंडीशन होगी। तो बताओ कैसे? पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी वेक्टर में? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तो वो जो दोनों लाइंस है L1 और L2 दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और अगर A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, अगर ये डायरेक्शन रेशियो का ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों लाइन क्या हो जाएगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये चीज नोट डाउन कर लो। इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, नोट करके लिख लेना इसको। हो गया? अब देखो यहां पर ना, पहले ये दो पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगा और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, जिसको हम मार्क करेंगे A1, B1 और C1। केशिता बताओ A1, B1, C1। पहले A1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? हाँ बताओ। नहीं पता ना? हाँ अनन्या बताओ। गलत। हाँ, अंशिका बताओ। हाँ गलत। नहीं गलत।
हाँ, और कोई? हाँ, अभी सही बोल रहा, करेक्ट। ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन बना उसका डायरेक्शन रेशियो लिखवाया ना मैंने, लिखवाया कि नहीं स्टार्टिंग में? a1 की a की वैल्यू क्या होगी? x2 माइनस x1, b की वैल्यू क्या होगी? y2 माइनस y1। निकालो जल्दी, लिखो क्या होगा? x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा? ये -3। y2 माइनस y1 कितना होगा? ये -5। फिर c1 की वैल्यू कितनी आएगी? z2 माइनस z1 मतलब कितना हो जाएगा? -3। ये क्या है? a1 b1 c1, ये क्या है? किसके डायरेक्शन रेशियो? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी उसके डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? अब इसी तरीके से अगले दो पॉइंट को, मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उनके डायरेक्शन रेशियो भी निकालो और उसे a2 b2 और c2 मार्क करो। बताओ क्या आएंगे ये? x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा? 6। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, 6। क्या ये समझ में आया? तो ये दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो मिल गए। अब चेक करो कौन सी कंडीशन हो रही है इसमें। तो a1 बाय a2 की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां चेक करो, -3/6 मतलब कितना आ गया? -1/2। इसी तरीके से b1 बाय b2 और c1 बाय c2 भी निकालो। सभी -1/2 आ गए, मतलब ये सारे इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। लेकिन पैरेलल प्रूफ हुआ ना, कोलिनियर थोड़ी प्रूफ हुआ। हमको तो कोलिनियर प्रूफ करना था। एक्चुअली वेक्टर के सेंस में पैरेलल और कोलिनियर एक ही मतलब होता है, लेकिन लाइन के सेंस में वो अलग है। तो देखो क्या होता है, अगर मान लो ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हुई, इसी पॉइंट से अब मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसका मतलब क्या, दोनों पैरेलल है और एक पॉइंट कॉमन है, तो वो क्या हो जाता है? कोलिनियर हो जाता है। ओके, ठीक है। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया गया सबने? क्या लिखा? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर दिस। तो ये क्वेश्चन क्या समझ पाए तुम लोग? करेक्ट। तो पहले एक ट्राइंगल है, उसके वर्टाइसेस, वर्टाइसेस समझते हो ना? हाँ, वर्टाइसेस मतलब उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ये।
तो ये वाला वर्टेक्स ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5 एंड -4। ये वाला वर्टेक्स बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, 1 एंड 2। ये वाला वर्टेक्स सी, इसका कोऑर्डिनेट है -5, -5 और -2। और आपको क्या निकालना है, इसके साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब LMN। कर लोगे? चलो सॉल्व करके दिखाओ मुझे। मैं सबकी नोटबुक पे चेक करूंगा ना, और जिसको समझ में अभी भी नहीं आया पूछ लो अभी, लेकिन सब इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 और C1। तो पहले इस वाले लाइन का, वेक्टर लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 बताओ क्या आ रहा है। -4, -4 एंड 6, क्या ये आ गया। सेकेंड वाली लाइन का क्या आ रहा है, हाँ निकालते जाओ। फिर ये डायरेक्शन रेशियो निकला है ना, इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस। ओके सो एक बार मुझे बताते जाओ वैल्यूज क्या क्या आ रही है। A2 B2 C2 की वैल्यू पहले मुझे बता दो। -4, -6, -4। A3 B3 C3 -8, -10, 2 +2। ओके, अब यहां से L1 M1 और N1 निकलेगा। तो L1 M1 N1 -4 डिवाइडेड बाय 16 + 16 32 + 36 48 √48। 16 + 16 32 + 36 ना, 36 मतलब 68। यस करेक्ट, 68 यही आ रहा है। नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा -4/√68। नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा 6/√68। चेक कर लो ये आ गया क्या सबका। किसका, ये वाले का। L1 M1 M1 N1 लिख रहा हूं तो इसी का होगा ना।
और इसका कितना आ जाएगा 100 और 64 मतलब 164 प्लस, हाँ 168 आएगा अपॉन में, और इसके अपॉन में कितना आ जाएगा 68 ही आएगा यहाँ पर भी। तो बाकी तो सिमिलर है, हो जाएगा ना, हो गया सबका ये। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गई है ना। अब उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स लाइन की इक्वेशंस आएगी 3D में, वो भी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो एक बात बताओ, लाइन की इक्वेशन, ये वर्ड आपने कई बार सुना है। ठीक है, क्लास 10th में भी सुनते थे, क्लास 11th में भी सुने। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था इक्वेशन ऑफ लाइन का, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये इक्वेशन कब वैलिड थी, 2D में, और ये नॉन वेक्टर वाली इक्वेशन है जिसमें डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अब जो हम देखेंगे ना, ये 3D में रहेगी और दो तरह की इक्वेशन देखेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन को ना कार्टेशियन इक्वेशन बोलते थे, ये भी बता दूं। तो अब हम जो देखने वाले हैं वो दो तरह की इक्वेशन देखेंगे, एक तो कार्टेशियन इक्वेशन और दूसरी वेक्टर इक्वेशन, वो भी 3 वेरिएबल के साथ, एक्स वाई और जेड के साथ। ठीक है, अब इसकी दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन कि अगर आपको ये चीज पता हो, क्या पता हो, देखो इट पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, मतलब उसका एक पॉइंट पता हो, एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन, तो आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे। और दूसरी कंडीशन, इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, मतलब 2 गिवन पॉइंट से पास होगी। तो ये दोनों कंडीशंस में हम इक्वेशन निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, और ये दो कंडीशंस हम चेक करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, और ये दो कंडीशंस चेक करेंगे। लिख लिया सबने? हटा दो इसको फिर मैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, ये हटा दूं मैं? ओके, रेखा का भी अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, सो अभी हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, जब आपको क्या गिवन होगा, पॉइंट गिवन होगा और पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, ये दो चीज। तो ये लिख लो, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ओके, अब थोड़ा फंडामेंटली समझना, क्योंकि मैं फॉर्मूले के फॉर्म में बता दूंगा तो बड़ी आसानी से पूरा एनसीईआरटी तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फंडामेंटल समझो, यहां पर ये लाइन है और ये लाइन है एल, हमें इस लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। ओके, 3D में है इसलिए यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस बना के रखें। इस लाइन में कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता है, हम ये मान रहे हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को हम मान रहे हैं x1, y1 और z1। ठीक है, और इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट है। तो रैंडमली हमें कोई पॉइंट P भी लेते हैं जिसका रैंडम पॉइंट है x, y और z, ये वेरिएबल पॉइंट है इसलिए इसको x, y, z लिया हूं, और ये फिक्स्ड पॉइंट है मतलब इसके कोऑर्डिनेट हमें पता है, इसलिए इसे मैंने x1, y1 और z1 मार्क किया है। तो ये जो दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर आर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर ए क्या है, जो पॉइंट गिवन है उसका पोजीशन वेक्टर। वेक्टर आर क्या है, उस वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। समझ में आ गया ये चीज?
तो यहां पर अगर मैं पूछूं कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी, तो वेक्टर ए इनफैक्ट वेक्टर ओ ए है, और वेक्टर ओ ए पोजिशन वेक्टर कैसे निकलता है, x1 माइनस ये, तो ये क्या है, 0 है, तो क्या आ जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। क्या ये क्लियर? और दूसरा जो वेक्टर है वेक्टर r, वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमेशा ऐसा ही होगा, एक्स आई वाई जे और जेड के। क्या ये क्लियर हो गया? तो आपको इस क्वेश्चन में वेक्टर वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स या वेक्टर ए, दोनों में से कोई भी एक चीज गिवन होगी। हो सकता है ये बोल दे कि जो लाइन है वो 2, 3, 4 से पास हो रही है, या हो सकता है ये बोल दे कि इस लाइन में आने वाले किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k है। दोनों का मतलब सेम ही होगा। समझ में आ गया ना? और क्या गिवन होगा, और आपको एक और वेक्टर गिवन होगा जो कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, जिसको यहां पर उसने किससे मार्क किया, वेक्टर बी से। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो इस सिचुएशन में हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्पेस। अब ये बना कैसे है, अगर वो समझना है तो हम यहां पर ना ये जो 2 पॉइंट है ए और पी, इससे बनने वाला वेक्टर निकाल लेंगे। तो वेक्टर एपी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, मतलब वही x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। और ये जो वेक्टर एपी है ये किसके पैरेलल बन रहा है, वेक्टर बी के। तो यहां पर ये वाला रेशियो हो जाए, देखो ये जो है, ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर किसके पैरेलल आ रहा है, वेक्टर बी के, तो उसको लैम्डा टाइम्स उसने लिख दिया है, तो ये उसका डेरिवेशन एक्चुअली। बट आप अगर सिर्फ इतनी चीज लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो, ये जो इक्वेशन लिखी है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। नोट किया? ओके अब इसके बाद ये चीज तो मैंने बता दी थी, यहां वेक्टर r क्या है, तो ये लिख लो वेक्टर r ये है। वेक्टर a क्या है ये भी आप समझ गए थे, और ये भी लिख लो वेक्टर a क्या है। वेक्टर b जो है वो उसके पैरेलल वाला पोजीशन वेक्टर है, उसके पैरेलल वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर नहीं, उसके पैरेलल वेक्टर है। तो ये तीनों चीजें भी नोट डाउन कर लो, वेक्टर r, वेक्टर a और वेक्टर b, ये तीनों। हो गया, नोट कर लिया सबने? ओके अब इसमें एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी के कंपोनेंट्स आपको क्या दिख रहे हैं, ए बी और सी। तो ये ए बी सी इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, और यही डायरेक्शन रेशियो किसके भी है, लाइन के भी है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। इसलिए क्या लिखा है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। क्लियर ये चीज? तो ये चीज भी नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया सबने? तो ये वाला पार्ट इसमें देखा जाए तो ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट था, ये वाली जो लाइन आपने लिखी। बाकी सब उसके सपोर्टिंग पार्ट है कि ये तीनों वेक्टर क्या क्या है, और इसी को कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके देख लिया सबने? अब इस वेक्टर इक्वेशन से आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाना सीखोगे अभी, ठीक है? सब कर लिए तो फिर मैं आगे बताऊं। अब आप यहां पर क्या करो, वेक्टर आर की जगह पे उसकी वैल्यू, वेक्टर ए की जगह पे उसकी वैल्यू, और वेक्टर बी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करो ब्रैकेट डाल के प्रॉपरली। समझ गए मैं क्या करने बोल रहा हूं? वेक्टर आर की जगह पे क्या लिख दोगे, ये वेक्टर ए की जगह पे लिख दोगे ये, और वेक्टर बी की जगह पे ये ब्रैकेट्स के अंदर।
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल्स टू, ए के प्लेस पे ये आ जाएगा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के प्लस लैम्डा वेक्टर बी की जगह पे वैल्यू पुट किया उसका, वेक्टर बी की जगह पे आ जाएगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, अब आप क्या करो, आप ये वाली वैल्यूज जो है ना, इन वैल्यू को यहां पर शिफ्ट करो, ये सारी वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, ये वाला टर्म ये वाले टर्म से माइनस होगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, x माइनस x1, और दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, i। दूसरे वाले में से क्या हो जाएगा, वैसे ही y माइनस y1, और इधर पे क्या हो जाएगा j, और तीसरा हो जाएगा z माइनस z1, और इनटू यहां पर क्या हो जाएगा k। क्या ये क्लियर हो गया। और राइट हैंड साइड वाली टर्म्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड वाली टर्म्स ब्रैकेट ओपन करके लिखो, तो ये लैम्डा ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या टर्म्स बनेगी, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। क्या ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, इक्वल है, तो दोनों के कंपोनेंट्स को आपस में इक्वेट कर दो, मतलब ये वाला टर्म किससे इक्वेट हो जाएगा, लैम्डा ए से। इक्वल करो, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, x माइनस x1 इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, ऐसे ही होगा। तो इससे लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, x माइनस x1 अपॉन ए। उसी तरीके से सेकेंड वाले पार्ट्स को भी इक्वेट करो और लैम्डा की वैल्यू निकालो इन दोनों। ऐसे ही तीनों की वैल्यू, तीनों से लैम्डा की वैल्यू निकालो। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू लैम्डा बी, और इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी y माइनस वाई वन अपॉन बी। तीसरा वाला क्या आ जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या ये क्लियर। अब ये तीनों लैम्डा की वैल्यू, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब आपको मिलेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, लैम्डा। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका। इसी को कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, नोट कर लिया सबने। तो दो तरह की इक्वेशन हमने पढ़ी, एक तो ये वाली कार्टेशियन इक्वेशन, और इसके पहले कौन सी बताया था, वेक्टर इक्वेशन। क्या था वेक्टर इक्वेशन, बताओ तो। वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही था। अब हाँ, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा, यही था। यहां वेक्टर आर क्या था बताओ, एक्स आई वाई जे जेड के, और वो एक्स वाई जेड कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। वेक्टर ए क्या था, एक्स वन आई वाई वन जे जेड वन के, और वो एक्स वन वाई वन जेड वन कहां पर आ रहा है, यहां पर। और ये था ए बी सी, तो वाले टर्म्स यहां पर आ रहे हैं। क्या ये क्लियर हो गया। अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे लिख के बताना, दोनों इक्वेशन निकाल के बताना। नोट करो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। Find the vector and Cartesian equation of line passing through the point 1, 2, 3, 1, 2, 3, and parallel to the vector with direction ratios 5, 6, 7। देख लिया, चलो सॉल्व करके दिखाओ।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। देखो वैसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर बनाना तो चाहिए, लेकिन अभी बनाने जाओगे तो तुम लोग बहुत टाइम ले लोगे, तो मत बनाना, ठीक है। एनसीईआरटी में अवेलेबल है, वहीं से कॉपी किया है मैंने, या बाद में कभी नोट डाउन कर लेना। तो क्लियर सी चीज है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, जो 2 पॉइंट फॉर्म हम पढ़ते थे उसी टाइप का। तो एक पॉइंट हो गया x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 y2 और z2। क्या ये क्लियर? अब एक्चुअल में ना इसमें वही फॉर्म लगेगा जो पिछले वाले में लगा था। पिछले वाले में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन क्या थी बताओ, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही था। यहां वेक्टर ए जो है ना वो क्या लेते थे हम, एक्स वाई x1 i y1 j z1 के, और वेक्टर बी क्या लेते थे, एबीसी लेते थे। अब एबीसी कैसे मिलेगा, तो यहां से मिल जाएगा एबीसी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। समझ में आ गया ये चीज? दैट्स इट। अब अगर इसे लिखना चाहते हो तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन का, ठीक है, वेक्टर फॉर्म का। कार्टेशियन फॉर्म का लिखने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म इसमें ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, देख लो, लिख लिया गया इतना सा। कार्टेशियन फॉर्म देखो बहुत आसान है। उस वाले फॉर्म का क्या था कार्टेशियन फॉर्म, बताओ तो, x माइनस x1 अपॉन a था, तो a कैसे मिलेगा, x2 माइनस x1 से, तो ये क्या आ जाएगा अपॉन में x2 माइनस x1। दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तीसरा क्या हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये उसका कार्टेशियन फॉर्म हो गया। क्या ये क्लियर? ठीक है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। ये हो गया तो हटा दो फिर मैं, बस इतनी चीज काम की है, फिर सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें। जी, यहां नहीं है थे, ऐसे ही वो कर दीजिए, यहां पर नहीं, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। ये तो मैंने कन्वर्जन बता दिया। अब हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। तो देख लो यहां पर, तुम लोगों को कौन सा फॉर्म ज्यादा आसान लगा, वेक्टर या कार्टेशियन? कार्टेशियन हो सकता है मिक्स्ड हो, लेकिन मुझे लगता है मेरे हिसाब से कार्टेशियन मुझे आसान लगा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म अगर पहले बना लोगे तो उसको वेक्टर में बदल देना, बस इतना ही करना है। तो इस क्वेश्चन में आते हैं, देखो जैसे यहां पर बोल रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो पहला वाला क्या हो गया आपका x1 y1 और z1, दूसरा वाला क्या हो गया x2 y2 और z2। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है बताओ, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। जल्दी से इस फॉर्म में रख के वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगा, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू लैम्डा। फटाफट मुझे निकाल के बताओ, फिर मैं वेक्टर में कन्वर्जन बता दूंगा। पीहू क्या आ रहा है बताओ जल्दी। आयुष क्या आ रहा है बता जल्दी, फर्स्ट वाला। x प्लस 1 अपॉन 2 की 4 हो रहेगा ना भाई, क्या बच्चों जैसी गलती करते हो तुम लोग भी। x2 माइनस x1 होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, y माइनस 0 बाय 4, हाँ 4।
z माइनस 2 अपॉन z2 माइनस z1, हाँ 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या ये आ गया सबका? चेक कर लो एक बार। ओके अब अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि ये जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 4 4 4। उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है निकाल के बताओ। तो निकाल लोगे क्या? डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन रेशियो है, ये एबीसी है। डायरेक्शन कोसाइन अगर पूछेगा a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, समझ गए ना? अब इसको अगर बदलना है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म जो पहला वाला आपने पढ़ा था वो कौन सा था? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। नहीं, पहला वाला पूछ रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना? उसी को दिमाग में रखो, दूसरा वाला भूल जाओ। दूसरे वाले का सिर्फ कार्टेशियन ध्यान में रखो, चलेगा। ओके ये वाले फॉर्म में इसको बदल दो। ये वाले फॉर्म में इसको कैसे बदलेंगे बताओ? तो पहले वेक्टर आर की जगह पे क्या आएगा? वेक्टर आर। वेक्टर ए की जगह पे क्या आएगा? तो वेक्टर ए की जगह पे यहां पर देख लो, वेक्टर ए के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? एक्स माइनस x1। जब इसको कंपेयर करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? -1। -1 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा? -1 आई कैप। फिर दूसरा वाला क्या होता है? y माइनस y1। जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये आ जाएगा 0j। और फिर क्या होता है? z माइनस z1, तो क्या हो जाएगा? +2k कैप। अब यहां पर गलती क्या होती है? प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, वो ध्यान में रखना। अगर ये टर्म नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ये टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे, समझ गए ना? तो ये क्या बन गया? यहां से बन गया हमारा वेक्टर ए। फिर क्या आता है? प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी कहां से आता है? यहां से, समझ गए? तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4i प्लस 4j प्लस 4k। दैट्स इट। और ये कन्वर्ट हो गया वेक्टर फॉर्म में। क्या ये समझ में आ गया? क्या पूछ रहे बताओ? ये 4 को चाहे तो कॉमन निकाल सकता है, और 4 लैम्डा जो है उसको एक नया कांस्टेंट म्यू ले सकता है, वो भी चलेगा। ओके क्या ये क्लियर हो गया? तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं, इसको इसको लिख लो। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको बताना फिर। क्या हुआ? क्या पूछ रहे हो बताओ? कंफ्यूजन था वो b माइनस ए फैक्टर बी। ये वाला? यस सर। देख क्या है ना, एक्चुअली ये जो चीज पूछा ना, ये अच्छी चीज पूछा, लेकिन ना उसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि तुम लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बताया। सुनो, यहां पर जो वेक्टर बी लिया है, ये वेक्टर बी और जो पिछला वाला फॉर्म है उसका वेक्टर बी, दोनों अलग तरह के वेक्टर हैं। ये जो वेक्टर बी है ना, ये इस लाइन में आने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और वहां जो वेक्टर बी था ना, वो वेक्टर बी क्या था? उस लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर बी था। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसलिए ना मैं ये चाहता हूं कि तुम ये वाला फॉर्म को ध्यान ही मत दो, उसको अवॉइड कर दो, नहीं तो वेक्टर बी ये कौन सा, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए तुम लोग इसका सिर्फ कौन सा फॉर्म ध्यान रखो? कार्टेशियन फॉर्म। फिर उसको कन्वर्ट कर दो उस वाले फॉर्म में। समझ में आया ये चीज? तो ये अब यहां पर ये जो नीचे वाला जो भी टर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा? एबीसी मतलब डायरेक्शन रेशियो। अब ये जो अभी मैं नीचे क्वेश्चन दिया ना, इससे तुम्हारी काफी क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये एक इक्वेशन नोट करो पहले, तो ये नीचे वाली इक्वेशन, ठीक है? ये किसकी इक्वेशन है बताओ पहले? लाइन की इक्वेशन है। कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। लेकिन क्या ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, ठीक है, तो आपको पहले इसको लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन ए, ऐसा ही होता है। तो इसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए x का जो कोफिशिएंट है उसे क्या बनाना पड़ेगा? 1। तो इसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। तो ये कितना बन जाएगा? x माइनस 5/2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 7/2। क्या ये समझ में आ गया?
सिमिलर वे में दूसरे वाले में क्या आ जाएगा बताओ? y प्लस 6/3 मतलब कितना हो जाएगा 2, और 9/3 मतलब कितना हो जाएगा ये 3, या ये समझ लो 3 मैंने कॉमन निकाल दिया और काट दिया, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? मैंने मान लो 5 कॉमन निकाला और काट दिया, तो क्या हो जाएगा? z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। क्या ये समझ में आ गया? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए भाई अभी भी ना एक चीज ध्यान रखना जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। यहां पर x माइनस 5/2 है, हमेशा यहां माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां पर आ गया है प्लस, तो उसको कैसे करेंगे? y माइनस, इधर पे क्या लिख देंगे? -2/3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? z माइनस 5/1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां से ये वाले जो नंबर है, ये नंबर से आपको क्या मिलेगा? वेक्टर ए मिल जाएगा, जो कितना होगा? 5/2 प्लस 5/2 i माइनस 2j प्लस 5k। क्या ये क्लियर? और नीचे वाले से क्या मिलेंगे? यहां से मिल जाएगा वेक्टर बी, जो कितना आ जाएगा? 7/2 i प्लस 3j प्लस k। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब आप इसको उस फॉर्मूले में पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला? वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और ये जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। समझ में आ गया? ओके, अच्छा एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। ठीक है, एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन 3D। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों बताना है। वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों इक्वेशन बताना है, और पूरा रीजन के साथ बताना क्यों आई क्या बोल रहा है, क्या एक एक चीज चाहिए मुझे। किसकी इक्वेशन बोला मैंने? एक्स एक्सिस की। तो इधर पे चलो देखो, इस तरीके से पहले मैं कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं। ये हो गया मान लो मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। अब मैं इसकी इक्वेशन आपको पूछ रहा हूं। तो एक्स एक्सिस कहां से पास होता है? ओरिजिन से। तो उसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0 0 0, जो क्या है? x1 y1 और z1। ठीक है, अब आपने ये कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म देखा था, x माइनस x1 अपॉन ए की जगह l भी लिख सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। और क्या होता था? y माइनस y1 अपॉन m, और z माइनस z1 अपॉन n, ये भी होता है। तो भाई x1 y1 z1 की जगह पे तो क्या आ जाएगा? 0 0 0। अब बच गया lmn, तो वो कैसे निकलेगा? तो l क्या होता है? l होता है cos अल्फा। cos अल्फा मतलब x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। तो इस लाइन का x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा? 0। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? cos 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? x माइनस 0 अपॉन 1। दूसरा वाला क्या होगा बताओ? y माइनस 0 अपॉन, तो m कैसे निकलेगा? m कैसे निकलेगा? cos बीटा से, और बीटा होता है y एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। y एक्सिस के साथ x एक्सिस कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा? 0। तीसरा वाला क्या होगा? z माइनस 0 अपॉन 0। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0। ये है उस लाइन की इक्वेशन। ये कौन सा फॉर्म लिखा है अभी हमने? कार्टेशियन फॉर्म। इसको वेक्टर में बदलने का तरीका क्या है? वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a। तो वेक्टर a आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 0 0 0 है, तो उसको हटा देते हैं। प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो वेक्टर बी में क्या आता है? 1 0 0।
मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा बस। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू लैम्डा आई कैप, दैट्स इट। ठीक है, हाँ तूने जो बोला था वो सही बोला था, लेकिन वेक्टर बोला तूने, लाइन है ना, तो इसलिए लैम्डा वो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो एंडलेस है। सिर्फ आई कैप बोलने पे वो यूनिट वेक्टर हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इसी तरीके से वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी बताओ? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या हो जाएगी? x अपॉन 0, y अपॉन 1, z अपॉन 0, और वैसे ही तीसरा, हाँ लैम्डा जे कैप। तो ये जो अभी मैंने ट्रिक बताया ना, ये एमसीक्यू के लिए काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। हटा दो फिर इसको मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये टॉपिक है एक्चुअली। क्या है, कोई भी दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला या मेथड समझ लो। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते थे हम? याद है, cos थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर एक्चुअली ये वेक्टर b1 और वेक्टर b2 ले लिया। अब वेक्टर b1 क्या होता था? वेक्टर b1 होता था पहले लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर, और वेक्टर b2 क्या होता था? दूसरे लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर। तो जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वही दोनों लाइन के बीच का भी एंगल होगा। समझ में आया ये चीज? तो इसको शॉर्ट में लिखो, ये लिखना, ये तीन चीज लिखना, 1, 2 और ये 3, और हेडिंग डाल लो एंगल बिटवीन टू लाइंस। लिख लिया सबने? हो गया? ओके। अब नीचे वाली चीज इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर उसी इक्वेशन का कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन फॉर्म। और वो जो डॉट प्रोडक्ट हम लेते थे, तो डॉट प्रोडक्ट a1 डॉट a2 b1 b2 c1 c2, यही होता था डॉट प्रोडक्ट, और पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले। तो ज्यादा फॉर्मूले लिख के कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं। समझ गए ना? सिर्फ ये ध्यान में रखोगे, इसको वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अगर मान लो तुम लोगों को ये दे दिया कि कोई दो लाइन है L1 और L2, पहले वाले का डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3, दूसरे वाले का है 3 4 5 या 4 5 6, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो मतलब A1 B1 C1 और A2 B2 C2, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालो। तो ये यूज करो, या तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख के ये वाला मेथड यूज कर लो, हो जाएगा ये इस तरह के क्वेश्चंस। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ये वाला। होगा ना? वाला क्लासरूम खाली नहीं है ना वैसे भी तुम लोगों का भी, इसलिए। नोट कर लिया क्वेश्चन सबने? अब देखो यहां पर सिंपली दोनों लाइन के बीच का क्या निकालना है? एंगल। तो क्या करोगे, ये वाला जो, इससे कोई मतलब नहीं है, सब फालतू है एंगल निकालने के लिए। सिर्फ ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हो गया तुम लोगों के लिए? वेक्टर b1। और ये वाला वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर b2। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। समझ गए? हो जाएगा क्या रहा एंगल? कितना हुआ? 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर रूट ओवर, ये हो जाएगा 9, रूट ओवर
9 + 4 13, 13 और ये 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, 36 और ये कितना 49, 49 तो ये कितना आ जाएगा 7 + 12 19, 19/21, 19/21 आ रहा है क्या? cos थीटा कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, क्या सॉल्व कर रहे हो? ये आ रहा है कि नहीं? cos थीटा = 19/21, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos इनवर्स 19/21। क्या ये क्लियर है सबको? लेकिन एक चीज तुम लोगों ने पूछी नहीं मुझसे कि सर फॉर्मूले में तो यहाँ पर मॉड था, आपने मॉड क्यों नहीं लगाया? हाँ, तो ये पूछते क्यों नहीं जो भी क्वेश्चन आता है दिमाग में? एक्चुअली ना, मॉड नहीं, मॉड लो या ना लो दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि जब दो लाइन कट करती है ना एक दूसरे को, तो ये एंगल एक बन रहा है, दूसरा एक ये भी तो एंगल बन रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो मॉड लेने के कारण प्लस माइनस लेते हैं, तो एक एंगल जो आएगा मान लो 60, तो दूसरा एंगल कितना आएगा? 60 को 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? वो 120 डिग्री। तो पॉजिटिव वाले के साथ एक एंगल निकाल लो, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 180 से माइनस करके निकल जाएगा, समझ गए? इसीलिए वो मॉड ले लिया उसमें। तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज में देखो तो। अच्छा, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं क्या अपन? ओके ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने टॉपिक वाइज एग्जाम्पल ले लिए थे, जो जो टॉपिक है उसके एक एक दो दो एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज है। 15 है ना? हाँ, 2 क्लास में इस वीक में खत्म हो जाएगा ये।